मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर, बिहार, आज अपने विद्यार्थियों से सामाजिक परिवेश और हिंदी साहित्य इतिहास शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। यह विषय हमारे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, बिहार में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के हिंदी द्वितीय पत्र की इकाई 5 के अंतर्गत शामिल है। सामाजिक परिवेश और हिंदी साहित्य इतिहास। बच्चों, आज हम इस शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। समाज और साहित्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि एक दूसरे को पृथक करके हम उसको नहीं देख सकते। साहित्य समाज पर अपना प्रभाव डालता है तो समाज भी साहित्य बदलता है। सामाजिक परिवेश के संदर्भ में हिंदी साहित्य इतिहास पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि हिंदी साहित्य इतिहास के हर काल के साहित्यकारों के साहित्य पर उस समय के सामाजिक परिवेश ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वह चाहे आदिकाल हो, मध्यकाल या आधुनिक काल। सामाजिक परिवेश के संदर्भ में साहित्यकार की सोच, विचारधारा, जीवन दर्शन और चिंतन का अध्ययन उसके सृजित साहित्य का प्रतिफलन होता है। हम जानते हैं, साहित्य एवं परिवेश दोनों अन्योन्याश्रित रूप से समाज का दर्पण है। समाज की परिवेश जन्य परिस्थितियां साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनसे प्रभावित होकर ही साहित्यकार साहित्यिक क्षेत्र में आधुनिक नवीन सोच एवं नव्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास में काल क्रमानुसार 4 काल यथा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के रूप में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पे विभाजित किया गया है। इसी विभाजन के अनुसार अब हम सभी कालों के संदर्भ में उसके सामाजिक परिवेश का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। प्रत्येक काल के परिवेश की अपनी पहचान होती है। समय परिवर्तन के साथ परिवेश में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आदिकालीन सामाजिक परिवेश। आदिकालीन सामाजिक परिवेश में जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर निरूपित की गई। एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई। नारियों के संबंध में
तत्कालीन समाज की धारणा अच्छी नहीं थी। उसे केवल भोग एवं विलास की सामग्री मात्र समझा गया। जिस युग में धर्म और राजनीति की दुर्दशा हो, उसमें उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती है। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। छुआछूत के नियम भी सख्त हो गए थे। सामान्य जन के लिए सुरक्षा व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सती प्रथा भी उस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने इस समाज को जकड़ लिया था। उस समय सर्वत्र वीरता और वंशकुलीनता का बोलबाला था। वीरता और आत्म बलिदान राजपूतों की विशेषता थी। स्वयंवर प्रथा उस युग की खास पहचान थी। पृथ्वीराज रासो एवं अधिकांशतः रासो साहित्य इसके उदाहरण हैं। प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय ग्रंथ मिताक्षरा से तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। परिवार सम्मिलित प्रतिसत्तात्मक था। उनके धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए थे। स्मृतियों में वर्णित ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, आसुर, पिशाच और राक्षस, ये 8 प्रकार के विवाह सैद्धांतिक दृष्टि से मान्य थे, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म विवाह का ही अधिक प्रचार था। मुसलमानी आक्रमणों के पश्चात बाल विवाह भी प्रचलित हो गया था। विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने और यवन, शक, हूण आदि के, जिनमें स्त्री का बहुत ऊंचा स्थान नहीं था, संपर्क में आने के कारण बाल विवाह की प्रथा को बल मिला। विधवा विवाह करना निषेध था। समाज के विभिन्न वर्गों के विविध प्रकार के उत्सवों और वस्त्राभूषणों के प्रति प्रेम प्रचलित था। आखेट, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, द्यूतक्रीड़ा, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे। इस काल का जीवन क्रम उस समय की वस्तु और मूर्ति कलाओं में भली भांति प्रतिबिंबित होता है। जैन मत के गिरनार तथा आबू वैष्णव एवं शाक्तों के खजुराहो, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों की अद्भुत कला के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक जीवन की विविधतापूर्ण तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। भक्तिकालीन सामाजिक परिवेश। भक्ति काल में सामाजिक परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में आदान प्रदान हुआ। उस समय तक हिंदू मुसलमानों में परस्पर विवाह हो जाते थे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हिंदुओं और मुसलमानों में पूर्ण समन्वय स्थापित हो गया था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पे था। तुलसीदास कृत कवितावली की इन पंक्तियों से तत्कालीन समाज की स्थिति स्पष्ट झलकती है। खेती न किसान की, भिखारी को न भीख भली। खेती न किसान की, भिखारी को न भीख भली।
वणिक को वणिज न, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच वश। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच वश। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। हिंदुओं में जाति पाति के बंधन दिन प्रतिदिन कठोर होते जा रहे थे, किंतु इनके प्रति आवाज भी उठ रही थी। महाराष्ट्र के नामदेव की भांति उत्तर भारत में रामानंद और उनके शिष्य कबीर खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता का संतों का प्रयास मुगल काल में संगीत, कला आदि के क्षेत्रों में दोनों संस्कृतियों के समन्वय में देखा जा सकता है। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था हिंदुओं से अधिक भिन्न न थी। वर्ग व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। स्त्रियों को पुरुष जैसा स्तर व सम्मान प्राप्त नहीं था। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू स्त्रियों से अधिक भिन्न न थी। मुस्लिम समाज अपने मूल रूप को खोकर एक प्रकार से भारतीयकरण में प्रचलित हो गया था। रीतिकालीन सामाजिक परिवेश। रीतिकालीन साहित्य की सर्जना भी सामाजिक परिवेश, सम्राट के आतंक और जनसाधारण के दैन्य की परिस्थिति है। एक ओर राजा बादशाह का प्रभुत्व लिए शासक वर्ग था जो शासन को चलाने के लिए था। दूसरे गरीब किसान, व्यापारी, दुकानदार थे। इतिहासकारों ने इन्हें क्रमशः योद्धा वर्ग एवं उत्पादक वर्ग कहा है। बहुमूल्य आभूषण, हीरे, जवाहरात, रत्न, माणिक, स्वर्ण, रजत आदि के बेहद प्रयोग से ऐश्वर्य का पता चलता था। स्त्रियों के आभूषण, इत्र, फुलेल, श्रृंगार प्रसाधनों का जिस दरबार में प्रसार था, उसने उस समय के कवियों को काव्य में तरह तरह की साज सज्जा को चित्रित करने की एक दृष्टि अच्छी प्रकार दे रखी थी। श्रृंगार और वैभव विलास, सुरा सुराही के ऐसे चित्रण रीति साहित्य में इसी से बड़े स्वाभाविक रूप में मिलते हैं। इस तरह का एक बड़ा प्रसिद्ध कवित्व कविवर्ग पद्माकर द्वारा रचित है, जो इस प्रकार है। शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्ह। शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्ह। जिनके अधीन एते उदित मसाला है। तान तक ताला है, विनोद के रसाला है। सुबाला है, दुसाला है, विशाला है, चित्रशाला है। तान तक ताला है, विनोद के रसाला है। सुबाला है, दुशाला है, विशाला चित्रशाला है। वैभव विलास के इस समाज में क्रीड़ा और मनोविनोद के तत्कालीन प्रचलित साधनों की कमी नहीं थी। शतरंज, चौसर का खेल, शिकार और जानवरों की लड़ाई के शौकीन ये लोग श्रमिक दलित वर्ग के दुख अभाव से अपरिचित होकर जीवन जी रहे थे। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी।
वे पुरुष की संपत्ति या भोग्या मात्र थी। किसी कन्या का अपहरण अभिजात वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। वस्तुतः पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में यह घोर पतन का काल था। रीतिकालीन कवियों द्वारा नारी के चित्रण से उसकी सामाजिक परिस्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः इस काल का कवि अपने आश्रयदाताओं के भोग परक जीवन को देखकर और इस प्रकार के जीवन को यश और सम्मान का कारण समझकर उसे कल्पना और वाग वैदग्ध्य के बल पर अपनी चरम सीमा तक घसीट ले जाने के लिए मजबूर था। इसके अतिरिक्त समाज का एक और भी वर्ग था, विद्वान और कवि कलाकारों का। ये प्रायः छोटे वर्ग से आए हुए होते थे, परंतु राजा, बादशाह और सामंतों के आश्रय में रहते थे। कई कवि तो जैसे केशव, बिहारी, भूषण तो राजाओं की तरह ही रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन की परिस्थिति का इन कवि कलाकारों पर भी प्रभाव पड़ा। रीतिकालीन कवियों का समाज यह जीवित सत्य है। अब हम अंत में आधुनिक कालीन सामाजिक परिवेश पर दृष्टि डालेंगे। आधुनिक काल में देश सामाजिक क्षेत्र में लगभग पुनर्नवा रूप धारण करने हेतु प्रयत्नशील था। समाज में व्याप्त पाखंड, आडंबर एवं अंधविश्वासों को सुधारवादी नेता समाप्त करने के प्रति सजग हो गए थे। देश ने सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति की। हरिजनोद्धार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि अनेक सामाजिक सुधार हुए। स्त्री शोषण, दहेज प्रथा का विरोध हुआ। जाति प्रथा की कट्टरता में ढिलाई हुई। अंतरजातीय विवाह आदि अनेक सामाजिक सुधार किए गए। शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। पश्चिमी सभ्यता, उच्च शिक्षा एवं भौतिकतावादी दृष्टिकोण ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। भारतेंदु युग में सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन उपस्थित हुआ। सन 1900 से 1918 तक हिंदी साहित्य आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान अर्थात द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल में सामाजिक क्षेत्र की अशांति दूर हो गई और नवीन व्यापक दृष्टिकोण जीवन के नवीन मूल्यों के रूप में स्थापित हो गया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के तृतीय उत्थान अर्थात छायावाद काल सन 1918 से 1938 ईस्वी तक सामाजिक क्षेत्र में और अधिक विकास का साबित हुआ और मानवतावादी दृष्टिकोण का इसमें महत्व बढ़ा। गांधी जी की संपूर्ण क्रियात्मक योजनाएं सामाजिक उत्थान के लिए अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। इसके साथ ही अरविंद दर्शन का भी हिंदी आधुनिक कालीन साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन गहन से गहनतर होती गई। आंतरिक परिस्थितियों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव स्वाभाविक रूप से समाज पर पड़ने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकरता ने गहरी निराशा की भावना से समाज को आच्छादित कर लिया। सन 1938 से 1946 तक का काल भयानक हलचल का समय था। सन 1946 के उपरांत या सच कहे तो आज तक का समय स्वातंत्र्योत्तर काल है, जिसमें सामाजिक सुधार हुआ है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर कृषक वर्ग को शोषण से मुक्ति मिली है। श्रमिक की अवस्था में सुधार हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को प्रमुखता तथा विश्व बंधुत्व की स्थापना, विश्व शांति का प्रयास हुआ है। नागरिक अधिकारों में सुधार हुए हैं। समाजवादी शासन की स्थापना का प्रयत्न सार्थक साबित हो रहा है। निष्कर्ष: इस प्रकार सामाजिक परिवेश और हिंदी साहित्य इतिहास विषय पर विवेचन से यह सिद्ध होता है कि साहित्य को सामाजिक परिवेश काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि आखिरकार साहित्य भी समाज की ही निर्मित है। आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इसका प्रमाण है। आदिकालीन साहित्य में युद्ध और अशांति का माहौल था, तो वैसा साहित्य निर्मित हुआ, जबकि मध्यकाल में पूर्व मध्यकालीन भक्ति साहित्य की निर्मित का कारण भक्ति आंदोलन था, तो रीतिकालीन भोग विलास और श्रृंगार चित्रण भी उसी समय का परिणाम था। साथ ही आधुनिक काल में साहित्य की निर्मित के आयाम बदल चुके हैं, अतः साहित्य और सामाजिक परिवेश एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। धन्यवाद।